वह आदमी जिसे बहुत ज्यादा याद रहता था। मई 1928 में एक युवा पत्रकार रूसी न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट आर ल्यूरिया के ऑफिस में गया और विनम्रता से अपनी याददाश्त मेमोरी की जांच करने को कहा। उसे उसके बॉस ने भेजा था, जो उस अखबार का संपादक था जहां वह काम करता था। हर सुबह होने वाली संपादकीय मीटिंग में उसका बॉस सभी रिपोर्टरों को दिन के काम बताता था। वह बहुत तेजी से तथ्य, लोगों के संपर्क और पते बताता था, जिनकी जरूरत उन्हें अपनी खबर लिखने के लिए होती थी। बाकी सभी रिपोर्टर बहुत सारे नोट्स लिखते थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो नोट्स नहीं लिखता था। वह था एस। वह बस ध्यान से देखता और सुनता रहता था। एक दिन संपादक को लगा कि एस ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए उसने उसे अलग बुलाकर डांटना शुरू किया। उसने कहा कि अगर वह पत्रकारिता में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे गंभीरता से काम करना होगा और नोट्स लिखने होंगे। संपादक ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं हर सुबह इतनी जानकारी सिर्फ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे अपनी आवाज सुनना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि बिना संपर्क और पते जाने तुम अपनी खबर लिख सकते हो? क्या तुम लोगों से टेलीपैथी से संपर्क करोगे? अगर तुम्हें पत्रकारिता में भविष्य बनाना है, तो ध्यान देना और नोट्स लिखना शुरू करो, संपादक ने कहा। एस चुपचाप संपादक की पूरी डांट सुनता रहा। जब संपादक बोलकर खत्म हुआ, तब एस ने सुबह की पूरी मीटिंग को शब्द दर शब्द दोहरा दिया। संपादक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। लेकिन बाद में एस ने कहा कि असल में उसे खुद इससे भी बड़ा झटका लगा था। उसने कहा कि उस समय तक वह हमेशा सोचता था कि हर इंसान के लिए सब कुछ याद रखना बिल्कुल सामान्य बात है। जब एस ल्यूरिया के ऑफिस पहुंचा, तब भी उसे यह विश्वास नहीं था कि उसकी याददाश्त अलग है। मनोवैज्ञानिक ल्यूरिया ने बाद में कहा कि एस को अपने अंदर कोई खास बात महसूस नहीं होती थी और वह यह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी याददाश्त दूसरे लोगों से अलग है। ल्यूरिया ने उसकी याददाश्त जांचने के लिए कई टेस्ट किए। सबसे पहले उन्होंने एस को अंकों की एक सूची याद करने को कहा। ल्यूरिया हैरान रह गए जब एस ने 70 अंकों की पूरी श्रृंखला पहले आगे से और फिर पीछे से सही सी सुना दी। एस के लिए यह मायने नहीं रखता था कि मैं उसे अर्थ वाले शब्द देता हूँ या बेकार अक्षर, नंबर देता हूँ या आवाजें, उन्हें बोलकर बताता हूँ या लिखकर। उसे बस इतना चाहिए होता था कि हर शब्द या संख्या के बीच 3-4 सेकंड का अंतर हो। फिर वह सब कुछ आसानी से दोहरा देता था। ल्यूरिया ने एस पर एक के बाद एक कई टेस्ट किए, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। आखिरकार ल्यूरिया ने कहा कि एक समय ऐसा आ गया जब वे खुद पूरी तरह उलझन में पड़ गए। उन्होंने कहा, मुझे मानना पड़ा कि मैं वह काम नहीं कर पा रहा था जो एक मनोवैज्ञानिक के लिए सबसे आसान माना जाता है, किसी व्यक्ति की याददाश्त की सीमा मापना। कुछ वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग दिमाग को सक्रिय रखते हैं, जैसे क्रॉसवर्ड पजल, शतरंज, वे अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों को देर से आने देते हैं। हालांकि टोनी बुजान के कुछ दावे शायद थोड़े बढ़ा-चढ़ाकर कहे गए हों, लेकिन उनके परिणामों से इनकार करना मुश्किल था, क्योंकि मैंने अभी-अभी 47 साल के एक प्रतियोगी को 100 रैंडम शब्द सही क्रम में बोलते हुए देखा था, जो उसने सिर्फ कुछ मिनट पहले ही याद किए थे। लूरिया का अध्ययन और असाधारण याददाश्त। लूरिया ने एस का अध्ययन अगले 30 वर्षों तक किया। बाद में उन्होंने उसके बारे में एक किताब लिखी, द माइंड ऑफ अ नेमनिस्ट, अ लिटिल बुक अबाउट अ वास्ट मेमोरी। यह किताब असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक बन गई। ऐसी चीजें भी याद कर सकता था जो सामान्य लोगों के लिए बहुत कठिन होती हैं।
उदाहरण के लिए, वह जटिल गणितीय फॉर्मूले याद कर लेता था, जबकि उसे गणित आती भी नहीं थी। वह इटालियन कविता याद कर सकता था, जबकि उसे इटालियन भाषा नहीं आती थी। यहाँ तक कि वह बिल्कुल बेकार और अर्थहीन शब्दों या वाक्यों को भी याद कर लेता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी याददाश्त समय के साथ कमजोर नहीं होती थी। सामान्य लोगों की याददाश्त कैसे काम करती है? सामान्य इंसानों की यादें धीरे धीरे समय के साथ कमजोर होती जाती हैं। इसे भूलने का वक्र, कर्व ऑफ फॉरगेटिंग, कहा जाता है। जब भी आप कोई नई जानकारी सीखते हैं, उसी समय से आपकी याददाश्त उस जानकारी को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देती है और अंत में आप उसे पूरी तरह भूल सकते हैं। एबिंगहाउस का प्रयोग। 19वीं सदी के अंत में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहाउस ने यह समझने की कोशिश की कि हमारी याददाश्त समय के साथ कैसे कमजोर होती है। इसके लिए उन्होंने कई साल तक एक अजीब प्रयोग किया। उन्होंने 2303 अक्षर वाले बेकार शब्द याद किए, जैसे GUF, LER, नोक। कुछ समय बाद वह खुद को टेस्ट करते थे कि उन्हें कितने शब्द याद हैं और कितने भूल गए। जब उन्होंने इसके परिणाम का ग्राफ बनाया, तो उन्हें एक भूलने का वक्र, फॉरगेटिंग कर्व, मिला, भूलने का पैटर्न। उनके प्रयोग में हर बार लगभग वही परिणाम आया। सीखने के पहले 1 घंटे में ही आधे से ज्यादा शब्द भूल जाते थे। पहले दिन के बाद लगभग 10% और भूल जाते थे। 1 महीने के बाद लगभग 14% और भूल जाते थे। इसके बाद जो यादें बच जाती थीं, वे लंबे समय की याददाश्त, लॉन्ग टर्म मेमोरी, में स्थिर हो जाती थी और फिर भूलने की गति बहुत धीमी हो जाती थी। लेकिन एस के साथ ऐसा नहीं था। एस की याददाश्त इस भूलने के नियम का पालन नहीं करती थी। उसे चाहे जितनी जानकारी दी जाए या चाहे वह जानकारी 16 साल पुरानी ही क्यों न हो, वह उसे बिल्कुल उसी तरह दोहरा सकता था जैसे उसने अभी अभी सीखी हो। लूरिया ने लिखा, कभी कभी एस अपनी आंखें बंद कर लेता था, थोड़ा रुकता था और फिर कहता था, हाँ हाँ, यह वही सूची है जो आपने मुझे एक बार अपने घर पर दी थी। आप उस समय मेज के पास बैठे थे। आपने ग्रे रंग का सूट पहना था। और फिर वह पूरी सूची बिल्कुल सही सी दोहरा देता था, जैसे कि वह अभी दी गई हो। एस की कहानी का असली मतलब। लूरिया की कहानी में एस कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वह किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति हो। मनोविज्ञान के इतिहास में भी उसकी घटना को अक्सर बहुत ही अनोखा और अलग मामला माना गया। लेकिन लेखक को बाद में एक और दिलचस्प बात समझ में आई। शायद एस जितना भी दुर्लभ और अनोखा था, हमारे सामान्य और भूलने वाले दिमाग भी उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। संभव है कि उसकी असाधारण याददाश्त की क्षमता हम सबके अंदर भी छिपी हुई हो, बस हमें उसे जगाने का तरीका सीखना है। मेमोरी प्रतियोगिता के बाद क्या हुआ? न्यूयॉर्क में जिस मेमोरी प्रतियोगिता को कवर करने के लिए मैं गया था, उसकी रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद सामान्य पत्रकारिता नियम के अनुसार मुझे घर वापस जाकर एक छोटा लेख लिखना चाहिए था और फिर किसी दूसरी कहानी पर काम शुरू करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वॉशिंगटन वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की जगह मैं खुद को एक और ऑडिटोरियम के पीछे खड़ा हुआ पाया। इस बार जगह थी मैनहट्टन के अपर ईस्ट साइड के एक सरकारी हाई स्कूल की। वहां एड कुक 16 साल के छात्रों को यह सिखाने वाले थे कि मेमोरी तकनीकों का इस्तेमाल करके परीक्षा में कैसे अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। मैंने उस दिन के अपने सारे प्लान रद्द कर दिए और उनके साथ चला गया, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं उनके साथ थोड़ा समय बिताऊं तो वह मुझे विस्तार से बताएंगे कि उन्होंने और लुकास ने एस की तरह याद रखना कैसे सीखा। लेकिन उन गहरे और रहस्यमय रहस्यों में जाने से पहले
एड कुछ बुनियादी बातें समझाना चाहते थे। वह मुझे और छात्रों को यह दिखाना चाहते थे कि हमारी याददाश्त पहले से ही बहुत अद्भुत है, खासकर जब बात कुछ खास तरह की जानकारी सीखने की हो। इसके लिए वह एक मेमोरी टेस्ट लेकर आए थे जिसे अल्टरनेटिव पिक्चर रिकॉग्निशन टेस्ट कहा जाता है। क्लास में मेमोरी टेस्ट। एड ने पहले छात्रों से मजाकिया अंदाज में अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, मैं इंग्लैंड से हूँ, जहाँ हम लोग सोशल लाइफ बनाने के बजाय चीजें याद करने में ज्यादा समय बिताते हैं। फिर उन्होंने अपनी मेमोरी की क्षमता दिखाने के लिए 70 अंकों का एक नंबर सिर्फ 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय में याद कर लिया। यह काम उन्होंने एस से भी 3 गुना तेजी से किया। इसके बाद उन्होंने सीधे छात्रों और मेरी याददाश्त का टेस्ट शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को बहुत सारी तस्वीरें दिखाने वाला हूँ और उन्हें बहुत तेजी से दिखाऊंगा। तुम्हें जितनी ज्यादा तस्वीरें याद हो सकें, याद रखने की कोशिश करनी है। उन्होंने रिमोट का बटन दबाया और कमरे की लाइटें हल्की हो गईं। स्क्रीन पर तस्वीरों की एक श्रृंखला बहुत तेजी से दिखने लगी। हर तस्वीर आधे सेकंड से भी कम समय के लिए दिखाई दे रही थी। कुछ तस्वीरें थीं मोहम्मद अली की, जो सोनी लिस्टन पर जीत के बाद खड़े थे, बारबेल, जिम के वजन, नेल आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर पड़े पैर का निशान, फ्रेडरिक नीत्शे की किताब ऑन द जेनियालॉजी ऑफ मॉरल्स का कवर और एक लाल गुलाब। ऐसी कुल 30 तस्वीरें थीं। वे इतनी तेजी से दिखाई और गायब हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें याद रखना लगभग असंभव है। फिर भी मैंने कोशिश की कि हर तस्वीर से कोई छोटा सा विवरण अपने दिमाग में पकड़ लूं। आखिरी तस्वीर एक बकरी, गोट, की थी। इसके बाद स्क्रीन खाली हो गई और लाइटें वापस जल गईं। छात्रों की प्रतिक्रिया। एड ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन सभी तस्वीरों को याद रख पाओगे? मेरे सामने बैठी एक लड़की ने मजाक में जोर से कहा, बिल्कुल नहीं। इस पर कई छात्र हंसने लगे। एड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो सही भावना है। 30 मिनट बाद दूसरा टेस्ट। एड ने हमें 30 मिनट का समय दिया ताकि भूलने का वक्र, फॉरगेटिंग कर्व, अपना काम कर सके और शायद हम तस्वीरें भूल जाएं। फिर उन्होंने नई स्लाइड्स दिखाईं। इस बार स्क्रीन पर 2 तस्वीरें होती थी। एक वह जो हमने पहले देखी थी, एक नई। उदाहरण के लिए, बाईं तरफ मोहम्मद अली, दाईं तरफ अल्का-सेल्सर की गोली। उन्होंने कहा कि जिस तस्वीर को हमने पहले देखा है, उसकी ओर इशारा करें। यह बहुत आसान था। हम सभी जानते थे कि हमने मोहम्मद अली की तस्वीर देखी थी। फिर अगली स्लाइड आई। एक हिरण, डियर, और नीत्शे की किताब। हमने इसे भी तुरंत पहचान लिया। ऐसे ही 30 स्लाइड्स दिखाए गए और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने हर तस्वीर को सही पहचान लिया। मानव याददाश्त की असली शक्ति। एड ने कहा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम यह प्रयोग 10,000 तस्वीरों के साथ भी कर सकते थे और तब भी तुम लगभग उतना ही अच्छा प्रदर्शन करते। इसका मतलब है कि हमारी तस्वीरों को याद रखने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। उन्होंने बताया कि 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने ऐसा ही प्रयोग किया था, जिसमें लोगों को 10,000 तस्वीरें याद करने को दी गई थी। यह परीक्षण पूरा करने में 1 सप्ताह लगा। फिर भी परिणाम यह था कि लोग 80% से ज्यादा तस्वीरें सही पहचान पाए। एक और नए अध्ययन में 2,500 तस्वीरों के साथ यही टेस्ट किया गया।